बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने जो डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज था वो तो देख लिया था। प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स के ऊपर अब हमने बात करनी थी। तो कहता है नो अंडरटेकिंग शैल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which have the effect of preventing, restricting, reducing competition within the relevant market unless exempted। कि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिससे कंपटीशन डिस्टोर्ट होता हो, खराब होता हो, हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रहना चाहिए, अनलेस एग्जम्प्टेड। अनलेस एग्जम्प्टेड का कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अच्छा वो सेक्शन 9 है, आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन एक बात समझा देता हूँ। वो सेक्शन बेस करता है इस प्रिंसिपल पे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे। वो कहते हैं कि अगर एग्जम्पशन देने की, अगर ऐसा एग्रीमेंट जिससे नुकसान होगा, जिससे हेल्दी कंपटीशन डिस्टॉर्ट होगा, लेकिन उसके बेनिफिट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो आप अप्रूवल लेकर सीसीपी की कर सकते हो, जिसके बेनिफिट, जैसा मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, मैं अगर ये मोनोपोली क्रिएट कर दूं तो इसके नुकसान होने हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरी उस मोनोपोली से रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे, उससे फलां बेनिफिट हो जाएगा, फलां, तो बेनिफिट अगर ज्यादा हैं, मुझे इसको बल्कि उल्टा लिखना चाहिए था कि बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट। तो अगर ये सिचुएशन बन जाती है तो वो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है फ्रॉम दिस क्लॉज, तो वो फ्रॉम दिस सेक्शन, तो वो बचत हो जाती है उस केस में। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो वो कहता है जी एनी सच एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। सच एग्रीमेंट इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, वही वाली बात कि खाली यहीं पे नहीं है, ये लिस्ट पूरी नहीं है, इसमें और भी शामिल है। नंबर 1, fixing the purchase, selling price or imposing any other trading condition with regard to the sale or distribution of any goods or service। Once again, fixing the, ये वही उसी तरह की बातें नजर आएंगी आपको। परचेज प्राइस फिक्स कर लेना या दूसरी ट्रेडिंग कंडीशंस को रिगार्ड टू द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही बात है कि मैं अब पहले मैं डोमिनेंट रोल में था तो मिसयूज करता था, अब मैं शेक हैंड करूं और मिसयूज करूं। उबर क्रीम के साथ शेक हैंड कर ले, मिसयूज करे कि हम एक प्राइस कोड तय कर लेते हैं, इससे नीचे प्राइस तो हम कोट ही नहीं करेंगे। क्या बात समझ आ गई है? सो मिनिमम प्राइस तय हो जाए जिस तरह। अच्छा चलो आगे चलता हूँ। फिक्सिंग द परचेज, समझ आई बात की? ओके, मैं जैसा कहूँ कि यार मेरी सर्विस, हम एक काम करते हैं, हम एक फिक्स कर लेते हैं कि हम अपनी कोई भी सर्विस 1 लाख से नीचे नहीं बेचेंगे, सपोज मैं अज्यूम करूँ, तो ये है वो फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस। ये लेकिन तब होगा जब मैं सबके साथ मिलकर शेक हैंड कर लूँ। क्या बात समझ आई? अगली चलिए, फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल। बातें समझ आ रही हैं? प्रोडक्शन के लिमिट करोगे, डेफिनेटली फायदे आपको होंगे और नुकसान कंज्यूमर को होगा। डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ मार्केट फॉर द गुड सर्विसेज, वेदर बाय टेरिटरी, बाय वॉल्यूम और बाय टाइप ऑफ गुड्स सोल्ड गुड्स। ये वही बात कि अगर शहर डिवाइड कर लें, टेरिटरी डिवाइड कर लेंगे, ये तेरा ये मेरा, अपनी अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट भी प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। आगे देखिए, लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। आप चाहो अपनी अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आओ तो आप प्रोडक्शन लेवल बढ़ा सकते हो, बट आप आपस में तय कर बैठे हो प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ाना, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आनी। तो लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट, अगर इस इंटेंशन से भी आप आपस में एग्रीमेंट कर रहे हो कि हम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आप प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हो। और आगे बात है जी, कल्यूसिव टेंडरिंग और बिडिंग फॉर सेल, परचेज और प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी गुड, बिड रिगिंग कहते हैं इसको। यानी कि अगर मैं कहूँ, आप तो नीलामी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ऑक्शन सेल का, तो मैं अपनी चीज़ बेच रहा हूँ, लेकिन अगर आप सारे मुकमुका करके बैठे हुए हो तो तकी जो सबसे लोवेस्ट रेट लगाएगा उसके बाद आप में से कोई रेट ही नहीं लगाएगा। तो टेक्निकली आपने क्या किया, बिड को रिग किया, आपने मैनिपुलेट किया। तो ये कॉन्सेप्ट भी वो कहता है अगर आप ऐसे एग्रीमेंट कर लो जिसमें आप बिड रिगिंग के कॉन्सेप्ट में चले गए हो, तो वो भी आप एग्रीमेंट करके जो हरकतें कर रहे हो, ये प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट की कैटेगरी में फॉल करता है। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? देन ये आगे तीन दोनों बातें वही हैं जो कल भी पढ़ी हैं, जरा देखो। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? चलूं आगे? अगर ये दोनों वही पॉइंट है जो कल भी पढ़े हैं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में भी सेम दोनों प्रॉब्लम पढ़े हैं, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट में उसने दोनों बातें वही लिखी हैं फॉर जी क्लॉज। क्या बात क्लियर है? प्लीज एग्जाम्पल 2 पढ़िए।
जी डन, जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल 2 भी क्लियर? आगे चलते हैं। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, नो अंडरटेकिंग शैल एंटर इनटू डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस क्या है? वो कहता है मैं बताता हूं आपको। शैल इंक्लूड, नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। आप गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हो दैट इज कैपेबल ऑफ हार्मिंग द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ अनदर अंडरटेकिंग। मैं सर्फ एक्सेल एरियल के बारे में गलत बातें कर रहा है, ये एरियल सर्फ एक्सेल के बारे में गलत बातें कर रहा है कि फला में फला नहीं है, क्वालिटी नहीं है, बला नहीं। तो ऐसी डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस अलाउड। आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए किसी को डिफेम नहीं कर सकते, डिसेप्टिव है वो। दूसरी बात, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनरीजनेबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइस, क्वालिटी, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और सुटेबिलिटी फॉर यूज। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ब्रांड नंबर 1, भाई नंबर, हाउ कैन यू से नंबर 1? डिटर्जेंट नंबर 1 कैसे? आपने किस बेस पे डिटरमिन किया? इसका मतलब आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, आप कंज्यूमर को डिसीव कर रहे हो कि यू आर द मार्केट लीडर, इनफैक्ट यू आर नॉट। लाइकवाइज ये तो हुई क्वालिटी की बात। आप प्लेस ऑफ प्रोडक्शन या सुटेबिलिटी फॉर यूज, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, लाइक अगर मैं कहूँ कि जिस तरह वो, अगर आपको याद हो किसी ज़माने में मिल्क पैक अपना एक बड़ा खूबसूरत एडवर्टीजमेंट करता था जिसमें वो अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस से एक वीडियो बनाई हुई थी उसने। वो बताता था कि हम किस तरह मिल्क को प्रोसेस करते हैं, देन किस तरह उसे पैक करते हैं, किस तरह उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द कंसर्न कंज्यूमर। तो वो क्या कर रहा था? अपने प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। अगर मैं कहूँ मैं भी वैसे कुछ दिखाऊँ लेकिन पीछे गंद मचा रहा हूँ, या मैं कहूँ देखो जिस तरह स्ट्रिंग बनती है यूजुअली कि जी मैं देखो कितने खूबसूरत इन्वायरमेंट बना, बाद में पता लगे ज़मीन पे बैठ के वो रंग डाल डूल के स्ट्रिंग बन रही है। जैसा वो कुछ वीडियोस आई भी कि वो अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट के ऊपर वो बॉटल्स बन रही हैं सॉफ्ट ड्रिंक। तो रीज़न इज़ कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैं अगर गलत क्लेम कर रहा हूँ तो वो भी मिसलीडिंग में आता है। फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स इन एडवर्टाइजिंग, ये भी बात समझ आ गई। आप गलत कंपैरिजन अगर करते हो, जैसा किसी ज़माने में सर्फ एक्सेल और एरियल हरकत करते थे। और लास्ट इज फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, फॉर्म नेम और प्रोडक्ट लेबलिंग और पैकेजिंग। मैंने एक दफ़ा पहले भी एग्जांपल दी थी। आप जीटी रोड पे गुजर रहे हो, कहीं से रुको किसी खोखे पे, तो आप वहाँ से बिस्किट्स लेते हो तो वो आपको मिलेंगे सुपर। आप जब खाना शुरू करोगे पता लगेगा नहीं यार टेस्ट वो नहीं है, फिर आप देखोगे तो पता लगेगा लेबल ठीक है, डिज़ाइन भी वैसा है, लेकिन वो सुपर नहीं है, वो सुपर S O जो भी है वो बना हुआ है। रीजन, उसने लेबलिंग भी वैसे रखी, पैकेजिंग भी वैसे बनाई जो कि कंज्यूमर को डिसीव करती है कि शायद वो ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो बाय कर रहा है, जबकि वो हकीकत में नहीं है। तो ये भी क्या कहते हैं, आपकी प्रोडक्ट लेबलिंग और पैकेजिंग भी गलत इस्तेमाल करना, इवन कि वो सेम कलर सेम लेआउट इस्तेमाल करना, यूजुअली डिसेप्टिव मार्केटिंग के कैटेगरी में फॉल करता है। एक और बात, किसी और का फर्म का ट्रेडमार्क, वो लोगो, वो नेम, वो स्टाइल, वो सब कुछ उसमें फॉल करता है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह जैज़, जिस तरह नेस्ले की वो जो स्पैरो बनी हुई है, अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इंक्लाइन कर रहे हो उसको कि मैं भी शायद नेस्ले का ग्रुप हूँ, या आप रियलाइज़ करा रहे हो मैं नेस्ले का ग्रुप। तो टेक्निकली ये भी डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस में फॉल करता है। क्या मेरी बात समझ आई? सो पढ़िए जी एग्जाम्पल नंबर 3, वही बातें दोबारा उसने नरेट की हैं, जरा पढ़िए। जी पढ़ ली। इसके साथ ही ये देखो, ये एक 2022 में पास पेपर में सवाल आया कि कंपटीशन, लिस्ट एनी 5 प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट, रिड्यूस और डिस्टॉर्ट कंपटीशन इन द पर्टिकुलर मार्केट थ्रू अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो आपको समझ आ गई क्या लिखना था? एज इट इज़ वही सवाल का जवाब देना था। और अगला चूंकि हम पढ़ चुके हैं तो टेक्निकली हमने ये चैप्टर जो है वो कंक्लूड कर दिया। तो चैप्टर 16, 17, 18
इफेक्टिवली हमने कंक्लूड कर दिया है। पेपर्स भी देख लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी देख लिए हैं। अब तक हम 2022 के 2 पेपर और 2023 के दोनों पेपर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और चैप्टर 16, 17, 18 के हवाले से मुकम्मल स्टडी कर चुके हैं। ऐसा ही है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है, जिस तरह मैंने कहा प्लान आउट किया कि हम लोगों ने नेक्स्ट जाना है चैप्टर नंबर 1 की तरफ, एंड दैट इज लीगल आई एम सो सॉरी, दैट इज लीगल सिस्टम। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अच्छा, अब तक की एक और बात जो कि हमें कंक्लूड करनी चाहिए, अब तक हम तकरीबन कहीं पे 50 मार्क्स का पेपर कवर कर चुके हैं बेटे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। और फिर बेटे हम लोग तकरीबन 15 मार्क्स लिख लेता हूँ, ये हाईएस्ट लिखे हैं वैसे मैंने, 12 to 15, ठीक है। तो अब तो समझ आती है ना आपको कि कितने का सवाल आता है, 12 to 15, और इसको आप यूं कर सकते हो 50 to 55 मार्क्स। ये यहाँ से आया और ये आया चैप्टर नंबर 16, 17 और 18। बेटा हम ये एरिया मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमारे 3 एरियाज हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं, वो लीगल सिस्टम, वो हमारे पास आता है 5 to 7 मार्क्स का, लेकिन 7 तक कभी गया नहीं। अब या तो 3-4 नंबर का होता है या 5 नंबर का, तो मैं इसको रिवाइज करके बोल देता हूँ 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 से आएगा। इसके बाद हमारे 2 एरियाज रह जाएंगे जो सिग्निफिकेंट है। एक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है 2, ठीक है, चैप्टर नंबर आपके 14, 15, और फिर हमारे 2 चैप्टर्स होंगे, 3 चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो होंगे 11, 12 एंड 13। और बेटा इन 2 से पेपर आता है अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स का, लेकिन इसमें वेरिएशन रहती है। सो 30 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से हमारे पास आ रहे होंगे, ठीक है जी। तो अभी हम अपने और मुफ्त के नंबर जो ये वाले हैं इसको स्टडी करने चलते हैं, ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर हम मूव करते करते अपने निगोशिएबल पे आएंगे। निगोशिएबल को कंक्लूड करके वी विल डिस्कस पार्टनरशिप एट द एंड इन। और ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप इतनी आखिर में चली जाएगी कि डिटेल में नहीं डिस्कस, हर चीज़ डिटेल में डिस्कस होगी, क्योंकि प्री क्लास में हमारे पास बहुत ईजी प्लान, वो टाइम लाइन बहुत ईजी है हमारे लिए। तो हम इस पैटर्न पे चल रहे होंगे, ठीक है। साथ साथ हमारे 2 पेपर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 2 सालों के, सॉरी 4 पेपर्स मुकम्मल हो चुके हैं। जूं हम ये टॉपिक करते जाएंगे, हम चारों पेपर इन टॉपिक्स के हवाले से भी मुकम्मल करते जाएंगे, ठीक। फिर हमारी नेक्स्ट रह जाएगा लास्ट में एक पेपर जो कि लेटेस्ट अटेम्प्ट का होगा 2024 का। ये बातें मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि अब एक माइलस्टोन अचीव हुआ है तो मुझे लगा कि एक दफ़ा दोबारा मैं एक्सप्रेस कर दूँ हमारी स्ट्रेटजी क्या है। लो जी, अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ। थोड़ा सा बोरिंग है, ऑल्दो ये 16, 17, 18 भी कोई एंटरटेनिंग नहीं था, लेकिन फिर भी 1 ने अखीर की हुई है, तो 1 जो है वो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। थोड़ा सा पहला पेज फ्रेमवर्क के तौर पे थोड़ा बताता हूँ। देखो बेटे, लॉ जो है वो बनता क्यों है? क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमें पेनलाइज करना पड़ता है कहीं ना कहीं बिहेवियर्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। देखो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सिग्नल पे जाते हो, आप सिर्फ 5 मिनट के, बल्कि 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा, 2 मिनट के लिए लाइट चली जाए तो बैकअप ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है। 2 मिनट बाद हाल देखा करो उस पर्टिकुलर एरिया का, चौक का जो भी है, हाल देखो ज़रा, हर तरफ से वो हलाल समझ के आते हैं कि भाई अब हमारी खुली छुट्टी है, ठीक है। इसका मतलब है, तो वे डरते कैसे हैं? डरते वो एक्चुअली वार्डन से हैं कि सामने अंकल खड़े होंगे, कहेंगे जायज़ कैश है आपका, तो वो आपसे जायज़ कैश 2000 रुपये का करवाएंगे तो आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तो टेक्निकली वो डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं अब हमारे साथ, डिजिटल पेनलाइज कर रहे हैं कि फील भी होता है या पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो जेब से नहीं जाती करेंसी, वो अकाउंट से जाती है, तो इसलिए वो इतना इम्पैक्ट नहीं करती एकदम ना, लेकिन उसका फ़ायदा हो रहा है कि जल्दी जल्दी चलान पे हो जाते हैं सारे। अब तो वो आपको कहते हैं सर आपसे नहीं हो रहा। अच्छा, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझसे नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो आप कहते हैं सर हम आपकी हेल्प करते हैं, लाइए अपनी डिवाइस दीजिए, ये सर हो गया। सो द पॉइंट इज कि स्टैंडर्डाइज बिहेवियर, उन्हें हमें डर लगता है तभी हमने अपने बिहेवियर्स को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। क्या बात समझ आ गई? हाँ, अब तो यकीन भी होता है, सही बात है, अब सही बात। अच्छा, दूसरी बात देखो बेटा, हमें क्यों पढ़ाया जाता है? देखो अगर आप गौर करो, आप कैफ 4 पढ़ रहे हो, कैफ 7 पढ़ोगे, सी लॉ, देन आप टेक्स्ट भी पढ़ रहे हो, कैफ 2,
ठीक है। फिर आप आगे जब एडवांस लेवल पे जाते हो, आप एडवांस कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हो, क्या CFAP 2, फिर टैक्स का पता नहीं कौन सा CFAP है, जो भी एडवांस टैक्सेशन आप वो पढ़ते हो। ये सारे लॉज जो आप पढ़ रहे हो वक्तन फ़वक्तन, ये इतना क्यों आपको ट्रेन किया जा रहा है? रीज़न कि आप एक्चुअली में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, वो प्रोफेशनल बनने वाले हो जिसके पास डाइवर्सिफाइड नॉलेज होना चाहिए। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट खाली अकाउंटेंट नहीं है, ही हैज़ द नॉलेज। मैं अक्सर बात कहता हूँ कि हमें और लॉयर को दोनों में जो डिफरेंस है ना ज़मीन आसमान का, वो सिर्फ इस बात का है कि हम अकाउंटिंग भी जानते हैं, हमें उन पे जो एडवांटेज है। हम जब चीज़ें बना रहे होते हैं, टैक्स रिटर्न बना रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स ऑन द अकाउंट्स, इसके आफ्टर इफेक्ट्स ऑन द रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो हमें समझ आ रहे होते हैं। लॉयर के पास ये कमी है। तो ये हमारी स्किल है कि हमारे पास वर्सटाइल या डाइवर्सिफाइड चीज़ें, नॉलेज मौजूद है। अच्छा, वापस आता हूँ, क्या कहते हैं, सो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक्सपर्ट किया जाता है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ITP नहीं लेते, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट नहीं लेते, वो जाके केसेस नहीं लड़ रहे ट्रिब्यूनल्स में, वो कमिश्नर तक रह लेते हैं, अपील तक रह लेते हैं, आगे नहीं जाते ट्रिब्यूनल में, आगे वो फिर लॉयर जाता है, क्योंकि उसके लिए फिर आपके पास लाइसेंस होना चाहिए ना, सर्टिफिकेट होना चाहिए ITP का, वो आप लेते नहीं हो, नहीं करते आप उसमें काम। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे ITP का सर्टिफिकेट चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे वैसे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये होगा कि मुझे अपना एक्सपोजर शो करना पड़ेगा कि मैं टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता रहा हूँ पिछले 3-4-5 साल, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ITP के लिए कोई सेपरेट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सो समझाना क्या चाह रहा हूँ, हम लोग नहीं करते, क्योंकि मोस्टली कंपनीज ने जिनमें हम काम कर रहे होते हैं एज अ लीडर, एज अ फाइनेंस लीडर, एज अकाउंट्स लीडर, वट पूरा लीगल पैनल नीचे बैठा होता है, लॉयर्स की एक पूरी फौज होती है। क्या मेरी बात समझ आई? तो उससे होता क्या है, हमें लाइजन करना है, सिर्फ लाइजन करने के लिए नॉलेज तो होना चाहिए ना। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा तब समझ आई थी कि लॉ पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ए बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब मैं लॉयर के साथ बैठा और मेरी कंपनी का एक केस था और कंपनी का लॉयर था मेरा, हम उसे अच्छे खासे पैसे देते थे फॉर एनी केस, ठीक है। अब वो हमारा लॉयर था, अब मैं उसके साथ बैठा तो मैंने उसे कहा कि यार इसका आंसर आप ये क्यों नहीं करते। वो ए सोच रहा था, मैं बी कह रहा था, तो उसने मुझे कहा बी इसलिए नहीं करेंगे कि ए में हमें ये फैसिलिटीज़ हासिल है। उसने मुझे जस्टिफाई किया कि हमने फलां केस जीता हुआ है, तो हमारे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं पुराने, जिनकी बेस पे हम ये केस भी जीत लेंगे। तो मुझे लगा बात में दम है, मेरे वाले केस में तो केस जीता ही कोई नहीं हुआ, तो एक नई डोमेन होगी, केस लटक जाएगा। तो उसने मुझे एक अच्छी गाइडेंस दी। उसके बाद उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि यार तुम लॉयर हो, LLB हो, क्या पैनल पे हो इनके लॉयर हो? उसे लगा कि शायद ये भी उन्होंने कोई इन हाउस लॉयर रख लिया है। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मेरा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा तो ये काम है। तो मेरा चूंकि डोमेन है टैक्स भी, तो ये नोटिस भी मैं ही आपको डाटा प्रोवाइड करूँगा। देन ही फील रिलैक्स कि यार अच्छा शुक्र है कंपेटिटर नहीं आया, उसको लगा कि बिजनेस गया शायद। सो वहाँ पे मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि अच्छा, पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि रेलिवेंट एक्सपर्ट से, उस लॉयर से मैं बात कर सका, मुझे उसकी समझ आई, उसने क्या बात समझाई, मुझे ये समझ आई मेरा आंसर क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ। वो अपने फील्ड का शहंशाह है, ठीक है, वो एक्सपर्ट इसलिए बोला मैंने उसको। तो ये एक फ़ायदा होता है आपको लॉ पढ़ाने का, कि जब आप कल को जाके कंपनी के केसेस डिस्कस करते हो, तो आपके पास नॉलेज होता है सेक्शंस का, चीज़ों का, लेकिन आपके पास कोर्ट रूम का नॉलेज नहीं है, ट्रिब्यूनल का नॉलेज नहीं है, वो आपसे शेयर करता है, केस लॉज वो आपसे शेयर करता है, तो ये उसकी डोमेन है। क्या बात समझ आई? तो हमें लॉयर नहीं बनना है, ना ही हमें किसी कंपनी में जाके लीगल एडवाइज़र लगना है, हमें कंपनी के अंदर जाके एक डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनल का रोल प्ले करना है। हमें ये पता होना चाहिए कौन सा केस है जो मैं खुद मैनेज कर लूंगा और कौन सा केस है जो लॉयर को देना है। क्या बात समझ आई? सो इसी बेस पे ये पहला पेज जो है इसी बातों में डिस्कस करता है। फिर लॉ के दो डोमेन्स हैं, एक वो है जो क्रिमिनल है और एक वो है जो सिविल है। ये एडजेक्टिव है दोनों, कि आप बताते हो कि सिविल मीन्स सिविल ऑफेंस, क्रिमिनल मीन्स क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस वो है जिसमें आप स्टेट के साथ पंगा ले रहे हो, स्टेट ने किसी चीज से मना किया और आप वो कर रहे हो, तो सिविल क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, जबकि सिविल ऑफेंस में पनिशमेंट, आप तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आ गए, सिविल ऑफेंस में क्या होता है? पेनल्टी नहीं, डैमेजेस, कंपनसेशन पे करनी पड़ती है। क्या बात समझ आ रही है? सो विद दैट, अच्छा अब एक और बात, हमारा लॉ बनता कैसे है? पहला कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है ना, लेजिस्लेशन,
कहाँ पे? पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली बैठी है लॉ बनाने के लिए। बात समझ आ रही है? वो लॉ मेकर्स हैं, हम उनको अपॉइंट करते हैं, हमारा रोल वहां तक रहता है जहां तक हम उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज देते हैं। आगे वो, अब रिकॉर्ड हो रहा है ना, देखो कितना कितना रीजनेबल वर्ड्स में मैं समझा रहा हूँ कि वो आगे जाके उनका काम है कि उन्होंने आगे जाके लॉ बनाना है। ठीक है, वो किस तरह बनाना है वो भी हमारे इसी चैप्टर के आखिरी टॉपिक में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है? एक तो हो गया पार्लियामेंट लॉ बना रही है, लेजिस्लेशन लॉ बना रही है। अच्छा, और ऑर्डिनेंस, हाँ आपका लेकिन उसको जरा अलग डिस्कस करते हैं। और बताओ, आपका कोर्ट, आपकी जुडिशरी। जनाब उस दिन बात हुई थी शायद हमारी डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाले वक्तों के लिए तमाम लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग प्रेसिडेंट का दर्जा रखता है। यानी अगर केस के फैक्ट सेम होंगे तो नई जजमेंट नहीं दी जाएगी, बल्कि रेफर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के केस को। तो घर, शायद मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि घर में अब्बा जी कोई फैसला करें तो सब पे सादर होता है कि वो मानना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई अच्छा फैसला कर दें तो वो उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर लोअर कोर्ट्स कोई फैसला करती हैं, लोअर कोर्ट से मुराद मेरी ये नहीं है कि लोअर मींस द लोअर वन, लोअर मींस जो दो कोर्ट्स के दरमियान आप फैसला कर रहे हो, देख रहे हो, तो से फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें लोअर कोर्ट कौन सी हुई? हाई कोर्ट। यानी सुपीरियर कोर्ट या इंफीरियर कोर्ट जो भी हैं दोनों में, सबऑर्डिनेट कोर्ट कह लो। तो हाई कोर्ट का किया हुआ फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग, वो उसकी मर्जी पे है, मर्जी नहीं कहना चाहिए, वो अगर देखती है कि नहीं भाई हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन द केस, बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, वो कहेगी बेहतरीन डिसीजन, वो उसी को दोबारा वेट कर देगी। क्या बात समझ आई? यानी उसका डिसीजन मान लिया जाएगा। और फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो आने वाले वक्तों के लिए तमाम लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग हो गया अगर केस के फैक्ट्स सेम है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ था, तो ये वही बाइंडिंग प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है। तीसरा लॉ मेकिंग वे, लॉ बनाने का तरीका, सोर्स ऑफ लॉ, वो क्या है? एग्रीमेंट, पार्टनरशिप्स। जो आपने एग्रीमेंट में लिख दिया वही लॉ है। और इवन कि आपका जब केस खुलता है किसी पार्टनरशिप का और कोर्ट रूम में जाता है तो कोर्ट लॉ जज भी सबसे पहले यही कहेगा, भाईजान ये जो डीड लाइए कहाँ है? डीड ये है जी। डीड में जो लिखा है वो करते क्यों नहीं? क्योंकि इनफैक्ट डीड में जो टर्म्स लिखी हैं आपने आपस में तय की हैं वो ही लॉ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये एक तीसरा तरीका है। और चौथा है जो हमारी शरीयत है वो हमारे लॉ में एम्बेडेड है, तो ये चौथा तरीका है जो सोर्स ऑफ लॉ है। क्या बात समझ आई? चलो जी जरा जल्दी से बस फिर अब पढ़ते हैं और उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर। लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स और अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइन एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द। क्लियर हो गया? सीधा करने के लिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। लॉ इज नॉट स्टेगनेंट, भाई स्टेगनेंट नहीं है, मूव हो रहा है। चोर जिस तरह नए तरीके चोरी के निकालता है, लॉ उतना ही अपने आप को इंप्रूव करता चला जाता है। एज सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन इन सोसाइटी चेंज, law are also changed as per the requirement of the society. The word law may have different meanings for different situation. It is often preceded by an adjective to give it a clear meaning, like civil law, criminal law, yeah, business law, etc. Definition of mercantile law. Business law is a part of civil law which deals with the rights and obligation of the person dealing with each other. It includes relating to contract, partnership, sale of good and negotiable instruments. सारे हमारे कोर्स में सवाए sale of गुड एक्ट के। क्या ये बात भी समझ आ गई? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन डीलिंग विद ईच अदर, इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों पढ़ते हैं? जल्दी से 2 लाइनें पढ़ें। जी पढ़ लिया? 2 लाइनें समझ भी आ गई हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, द लीगल सिस्टम इज एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ, यानी हम डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी पे चलते हैं, अदल के निज़ाम पे हमारा सिस्टम कायम है और चल भी रहा है। एंड इज बेस्ड ऑन द, समझ तो आप गए होंगे, इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपने शायद लाइफ में कभी वो पाक स्टडी पढ़ी हो तो वो एक बड़ा बेहुदा टॉपिक होता था, तरीके, वो कौन सा था आइन, पाकिस्तान का आइन कौन सा होता था? 1973 का आइन,
ठीक है, तो इनफैक्ट ये वही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और 1973 एज वेल एज शरिया लॉज हैं. Thus we can say in Pakistan the main source of laws are as follows. Number 1 legislation, आपकी पार्लियामेंट. देखो बेटा, आप पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है उसे एक्ट का नाम दिया जाता है, जबकि अगर बेचारे आपके प्रेसिडेंट को जोर का लॉ आया हो और पार्लियामेंट ना हो सेशन में, तो फिर ऑर्डिनेंस के नाम में आता है. ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो ये 3 सिनेरियोज हैं. पार्लियामेंट में जो एक्ट बनता है, पार्लियामेंट में जो लॉ अप्रूव होता है वो एक्ट कहलाता है, और अगर प्रेसिडेंट इनिशिएट करे तो उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है. दोनों में रूल्स डिफाइंड है, हमारे कोर्स का हिस्सा है. चैप्टर 1 के आखिर में टॉपिक में पढ़ रहे होंगे हम. और तीसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. वो कॉन्सेप्ट भी हम इसी टॉपिक में आखिर में, लास्ट टॉपिक हमारा यही है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन समझ आ गई. अगली बात, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट आर द जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट विच आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट. क्या बात समझ आ गई. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबऑर्डिनेट कौन है? हाई कोर्ट. हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स में ट्रायल कोर्ट्स. क्या बात समझ आ गई. कस्टम से पहले मैं एग्रीमेंट पढ़ रहा हूँ. पार्टीज इन देयर एग्रीमेंट stipulate terms for themselves which constitute law for the contracting parties. जो बात आप एग्रीमेंट में लिख दें वही लॉ है. जैसे पार्टनरशिप. लास्ट पॉइंट, कस्टम. Certain custom practices and beliefs are so vital of the social and economic system that they are treated as if they were laws like शरीयत. अब शरीयत हमारी इतनी एम्बेडेड है हमारे कल्चर में कि यही एक्चुअली हमारे लॉ में भी फिर एम्बेडेड है. तो तीसरा तरीका कस्टम्स हैं कि वो रवाज, वो चीज़ें जो हमारे शरीयत ने हमें सिखाई तो वो इनफैक्ट हमारे लॉ में एम्बेड होती हैं. क्या बात समझ आ गई. इसके साथ इख्तिताम करते हैं. इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.